क़ुव्वतों और दुश्मनों का डट कर मुकाबला किया। यकीनन पाकिस्तानी कौम एक जर्री और बहादुर कौम है जो आज़ादी की अहमियत को निभाना और इसकी कीमत चुकाना अहसन तरीके से जानती है। 1948, 1965, 1971 या कारगिल की पाक बहारक जंगें हों या सियाचिन का महाज, हज़ारों शहदा वतन की सलामती और हुर्मत की खातिर कुर्बान हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ तवील और सब्र आज़मा गैर रवायती जंग में कुर्बानियों का सिलसिला आज भी जारी है। जो दहशत हर्ष कक्कड़ सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश, कभी भी। थैंक यू सर, समय दिया आपने। सर, जनरल मुनीर की कल से एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रही है और 25 साल बाद किसी पाक आर्मी के चीफ ने माना है कि जो कारगिल में हुआ था उसके पीछे मुजाहिदीन नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान की आर्मी डायरेक्ट तौर पर वॉर लड़ रही थी। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं सर? ये स्टेटमेंट निकलना ही था कभी ना कभी, क्योंकि सबको पता था पाकिस्तानी आर्मी इन्वॉल्व थी। यहाँ तक कि जिन लोगों को चोट लगी थी, हम लोगों ने ट्रीट किया इन लोगों की बॉडीज वहाँ पे, जहाँ पे रिस्पेक्ट और रिलीजन को ध्यान में रखते हुए जो वहाँ पे दफनाया गया। और बाकी इनपुट से सबको क्लियर था कि पाकिस्तानी आर्मी इन्वॉल्व थी। यहाँ तक कि नवाज शरीफ ने भी मान लिया था कि पाकिस्तानी आर्मी इन्वॉल्व है और मुझे पता नहीं था कि क्या है। तो ये खबर क्लियर थी। इतना था कि पाकिस्तान ऑफिशियली एडमिट नहीं कर रहा था, बाईपास चैनल कर रहा था। और अगर उन्होंने अब एडमिट किया, होपफुली अगर वो सही इंसान है और सही ध्यान रखते हैं, तो जो लोग वहां शहीद हुए, इन लोगों की डेथ हुई, सोल्जर्स थे, लड़ रहे थे, उनको टास्क मिला था, वो वहां फाइट कर रहे थे, उन लोगों के परिवार को अगर पाकिस्तान आर्मी ढंग से हैंडल करे और रिस्पेक्ट दे तो मेरे ख्याल बहुत बड़ी बात है। ये एविडेंट था क्योंकि काफी लोगों को उन्होंने अवार्ड्स दिए थे। जी जी जी। और जो मिलिट्री अवार्ड्स आपने देने हैं वो आप मुजाहिदीन को तो देते नहीं हो। बिल्कुल सर। और उनके नाम भी निकले थे, तो सारा कुछ क्लियर था। इतना ही था कि आपने ऑफिशियली एडमिट करना था, कहीं ना कहीं निकलता। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एडमिट तब हुआ जब मुशर्रफ है नहीं। बिल्कुल सर। और उसने खुद अपनी बायोग्राफी में ये मेंशन किया था। तो ये कोई कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं है, कोई हमारे लिए नई खबर नहीं है जी। पर हाँ, जो एडमिट किया इसका मतलब था कि पाकिस्तान ने तीसरा युद्ध लॉन्च किया और वो भी हार गए। एक ये सबसे अहम पॉइंट था सर आखिर वाला कि थर्ड वॉर लॉन्च किया था, वो हार गए। लेकिन ये एडमिट 47-48 को भी शामिल करो तो चौथा युद्ध था और चारों के चारों में हार गए। ये पॉइंट उस वक्त ये एक्सेप्टेंस उस वक्त आई है सर जिस वक्त हम ये कहें कि एससीओ की समिट है पाकिस्तान में, पाकिस्तान जूनागढ़ का मुद्दा रेस कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे नहीं जाएंगे, उस वक्त ये स्टेटमेंट आई है। तो हम क्या इन कड़ियों को जोड़ सकते हैं? जो जूनागढ़ का कमेंट है जी जी, वो कहानी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुरी छोड़नी है और हमारे लोग छलांग मारेंगे जी। कर ना सकते हैं ना, वो क्लेम कर सकते हैं, वो तो सिर्फ वहां पे चिल्ला सकते हैं जी, उसके अलावा कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। पहली बात, एससीओ समिट अभी तक सरकार ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है जी, पर अगर हम टेंडेंसी देखें इंडियन सरकार की, जाएंगे नहीं, बिल्कुल क्लियर है। मेरे ख्याल ये भी मुझे डाउट है कि फॉरेन मिनिस्टर उनकी जगह जाएगा जैसे अस्थाना में गया था जी। उस समय पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, पहला पार्लियामेंट सेशन था इलेक्शंस के बाद, और उसलिए वहां पे जयशंकर गए थे। यहाँ पे मेरे को वो भी डाउट है जी, पॉसिबली जो हमारा ऑफिशिएटिंग हाई कमिश्नर है वही अटेंड करेगा जी। कारण 2-3 है।
मेन कारण है कि पाकिस्तान में है। दूसरा कारण, इंडिया थोड़ा एससीओ से डिस्टेंस हो रहा है, क्योंकि जब से ये रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है ओके, तो चाइना एससीओ को डोमिनेट करने लगा है जी, और इंडिया चाइना रिलेशंस ठीक नहीं है। बिल्कुल सर। तो जब तक वो नॉर्मल नहीं हो, पीएम मोदी का जाना एससीओ समिट में तुक नहीं बनता। जी, इतना है कि हम कोई स्टेटमेंट लेफ्ट राइट वाला निकलने नहीं देंगे, क्योंकि इंडिया ठीक। को भी अप्रूव करना है। सो ये है कि आप उधर हो और आप नहीं हो, ओके, आपके खिलाफ कोई स्टेटमेंट निकल नहीं सकता। अभी तक जो बीआरआई के ऊपर स्टेटमेंट है उसमें इंडिया के अलावा बाकी सब कंट्रीज ने सपोर्ट किया है। जी, जी, तो ये जो कमेंट्स हैं इसके लिहाज से जो चल रहा है, जी, इस माहौल के लिहाज से मेरे ख्याल चाहिए अनाउंसमेंट भी कर दिया हो मुनीर ने, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मेरे ख्याल में पीएम मोदी जाने की उम्मीद बहुत ही कम है। बहुत बहुत कम है। और बस अगर एक, कोई अनाउंसमेंट आएगा जी, जी, वो पहले अक्टूबर के बाद आएगा, क्योंकि पहले अक्टूबर आखिरी वोटिंग है जेएनके। जी, 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 उस पे नजर रहेगी। बस एक पॉइंट और जिस पर मैं बहुत डिटेल से आपसे बातचीत करना चाहता हूं कि हाल ही में हमने देखा कि पीएलए के चीफ जनरल ली किया ओमिंग रूस जाते हैं, रूस के बाद पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान में जनरल मुनीर से भी मिलते हैं, शहबाज शरीफ से मिलते हैं। ये मुलाकात उस वक्त होती है सर जिस वक्त हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी बड़ी है, अटैक बड़े हैं, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तान की आर्मी ऑपरेशन भी लॉन्च कर रही है, उनके ऊपर भी अटैक बड़े हैं। तो इस यात्रा को हम किस लिहाज से देख सकते हैं सर? देखो, उनका जाना इसलिए था क्योंकि इनका सीपेक तकरीबन रुका हुआ है। जी, जो बलूचिस्तान में हो रहा है और जो खैबर पख्तूनवा में हो रहा है, जहां से सीपेक का रोड निकल रहा है, जी, वो अटैक्स के कारण सीपेक तकरीबन कोलैप्स स्टेट पे है। जी, इन्वेस्टमेंट नहीं आ नहीं रहे। चाइनीज को जो टारगेटिंग हो रहा है, चाइना का डिमांड है कि हम भी आके अपने डिप्लॉय करें पीएलए को, हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। जी, पाकिस्तान को पता है कि जिस दिन पीएलए अंदर आ गया उनका इंडिपेंडेंस खत्म हो गया। जी, दूसरी बात, ये दिखाएगा दुनिया को कि पाकिस्तान आर्मी इनकेपेबल है। ओके, तो मेन उनकी कहानी वो है। जेएनके के साथ मैं इतना लिंक नहीं करूंगा, पर एक बात है कि पाकिस्तान ने उनके पास रोया होगा कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है या खैबर पख्तूनवा में जो हो रहा है उसके लिए इंडिया जिम्मेवार है। ओके सर, वो तो उनका रोना ही है, कोई जी, नई जी, बात नहीं है। अब इंडिया कैसे जिम्मेवार होगा? या इंडिया ईरान से करेगा, ईरान के थ्रू करेगा, या अफगानिस्तान के थ्रू करेगा। जी, अफगानिस्तान में हमारा सिर्फ एक टेक्निकल मिशन है। ओके सर, पहले हमारे काउंसिल्स थे अलग अलग जगह पे, वो सब बंद हो गए। बिल्कुल सर, एक काबुल में छोटा टेक्निकल मिशन है जो सिर्फ एड को ओवरसी कर रहा है, जी, वो कुछ नहीं कर सकता। अब ईरान के अंदर अगर इंडिया ने करना है तो पाकिस्तान ने ईरान को देखना है कि रिलेशंस क्या है, ओके, क्योंकि बीएलए तो वहीं से लॉन्च करना है। ठीक है, दूसरे को ब्लेम करना बहुत आसान है। जी, 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 यहाँ पे जो मिलिटेंट्स मारे जा रहे हैं वो तो हमें पता है कहाँ से हैं, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी क्लियर हो रही है। जी, वो ऊपर से तो एलओसी के इस तरफ तो गिर नहीं सकते। बिल्कुल सर, ठीक है, तो उनका तो ये रोना है कि इंडिया है जिसके कारण सीपेक सफर कर रहा है, आप इंडिया को संभालो। जहां तक जेएनके का है, चीन ने हमेशा यही कहा है कि जेएनके को यूएनएससी रेजोल्यूशंस के थ्रू रिजॉल्व किया जाए। जी, और इंडिया ने बहुत क्लियर है क्योंकि शिमला अग्रीमेंट, लाहौर डिक्लेरेशन, एक दो और भी हुए हैं जिसके अंदर बहुत क्लियर है जी, कि कोई बाहर की पार्टी इंटरफियर नहीं कर सकती, ओके दोनों सर, का मानना है। ठीक है, तो ठीक है, उनका जाना और पाकिस्तान को रेस करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बात आपने मिस कर दी कि उनको पाकिस्तान ने एक बड़ा अवार्ड भी दिया था। बिल्कुल अवार्ड भी दिया सर, एग्री, ठीक है ना, इसलिए कि उनको खुश करने के लिए कि भैया आप लोग ये मत डिमांड करो कि आप पीएलए को डिप्लॉय करोगे अपने लोगों को बचाने के लिए। जी,
एंड रिजल्ट उनका विजिट अनलकीली उस समय आया जब बलूचिस्तान ने इतना बड़ा अटैक लॉन्च किया कि वो भी सोच के रह गए कि अब आगे हो क्या सकता है। एग्री। ठीक है, तो ये सिनेरियो है। ठीक है सर, बस एक आखिरी सवाल और शायद पूरी चर्चा का सबसे अहम सवाल और थोड़ा कड़वा सवाल हो सकता है सर। हमने डोडा में, पुंछ राजौरी में, कठुआ में, रियासी में पिछले कई अटैक देखे हैं। उसके बाद खबरें आई कि एसएसजी कमांडो पाकिस्तान के आगे हैं। फिर खबरें आई कि 2 असम राइफल की बटालियन हैं, उनको भेजा गया है, एक ब्रिगेड अतिरिक्त डिप्लॉय किया गया है, कुछ पैरा कमांडोज को भी वहां पर उतारा गया है। लेकिन लंबा वक्त हो गया सर्च ऑपरेशन चलते हुए, अभी तक ना कोई एसएसजी का कमांडो मिला, ना कोई आतंकी मिला। क्या मैं ये समझूं कि वो वापस पाकिस्तान लौट गए? और क्या इतना आसान है कि डोडा जैसी जगह से वापस एलओसी क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच जाना, या फिर वो हमारी जमीन को हमसे अच्छे से समझ चुके हैं और हमारे लोगों के बीच ऐसे घुल मिल चुके हैं कि उन्हें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है सर? देखो, पहली बात, वो आए हैं पीर पंजाल में जी। पीर पंजाल की हाइट से वो जंगल है जहां ऑपरेट किया हुआ है हम लोगों ने। उधर लोकेट करना, सर्च करना, चाहे आप कोई भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो, आसान नहीं है। दूसरी बात, आपने यहां से मैन पावर कम किया था तो थोड़ा वैक्यूम था, तो उस वैक्यूम को एक्सप्लॉइट किया। अब देखो, कश्मीर घाटी के अंदर काफी कम है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वैक्यूम किया था जब आपने गलवान के लिए फोर्सेस मूव किए थे, तो वो वैक्यूम को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है। अब पीर पंजाल के इलाकों के अंदर रेगुलरली पहले ऑपरेशंस होते थे जी। ये ट्रुप्स विड्रॉ होने के बाद वो ऑपरेशंस कम हो गए, अब वो लॉन्च होने लगे। जो असम राइफल्स और जो बाकी आए हैं, वो अब करंटली बेसिकली इलेक्शंस के कारण इलाके को सैचुरेट करने के लिए। ओके। अब जब तक अगले महीने तक इलेक्शंस नहीं होंगे, एडिशनल ट्रुप्स होंगे, इलाका सैचुरेट होगा। जो आर्मी है और आर्मी के साथ लिंक ट्रुप्स है वो शहरों में नहीं होंगे जी। वो एरिया डोमिनेट करेंगे और इन लोगों को हिलने नहीं देंगे। जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हैं वो होंगे पोलिंग बूथ्स में और शहर में। जनरली ये होगा क्योंकि आर्मी पोलिंग बूथ्स के आसपास नहीं जाती। जी। अब हम लोग का जो काम है, जो इलाका डोमिनेट करना और ये प्रिवेंट करना कि वो कोई खास इंसिडेंट ना हो। जी। जैसे केव्स मिल रहे हैं जिसके अंदर वो छुपे थे, अब ये भी पता है कि कुछ लोगों ने उनको सामान दिया, उसीलिए गैस था, ये था, वो सब अक्रॉस से तो नहीं आ सकता। जी। तो ये सब चीजें निकल रही है। ठीक। अब ये ऑपरेशंस ऐसे हैं, टेरेन ऐसा है कि इसमें टाइम लगेगा। एक बार इनकाउंटर आ गया तो इसका मतलब उनको लोकेट कर लिया गया जी। अब तक वो छुपे हैं, दबे हुए हैं कि कहीं ना कहीं मौका मिले तो हम बाहर निकले जी। कुछ समय होगा जब वो दबाव पड़ा रहेगा, जब उनको दिक्कत होगी और वो बाहर निकलेंगे। वही दबाव आप रख रहे हो। ओके। इस दबाव के कारण आप कहीं निकलोगे, आपके साथ एनकाउंटर होगा, लोकेशन आइडेंटिफाई होगा, तो ऑपरेशंस होंगे। ओके। तो ये एक प्रोसेस है जो चल रहा है। इलाका सैचुरेट किया हुआ है, उन लोग को प्रिवेंट कर रहे हो, और देखो आगे फिर कहां से आगे वेट करते हैं, वेट ऑन। लेकिन एक बड़ा अहम पॉइंट बताया कि प्रेशर है, जैसे वो बाहर निकलेंगे उस वक्त फिर जो है, जो पहले बाहर निकलेगा वही शिकार बनेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। आप आए और इतनी बारीकी से आपने तमाम बातें रखी। थैंक यू साहब, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू जी।